प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के भाग 2 को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, भाग 1 का अध्ययन आपने कर लिया है। उसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वीय नियतांक क्या होता है और गुरुत्वीय त्वरण को जाना और समझा। आइए हम देखते हैं आज इस भाग 2 में हमारे चर्चा के विषय क्या है। तो सबसे पहले हम गुरुत्वीय त्वरण को देखेंगे, फिर स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है इसको जानेंगे, समझेंगे और तत्पश्चात पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना की जाएगी। उसके बाद पृथ्वी तल से ऊपर जाने तथा पृथ्वी तल से नीचे जाने में गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है, कितना होता है इसको जानेंगे, इसकी गणना करेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। इसके बारे में आपने अध्ययन किया भी है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है और इसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। बच्चों आइए इसके बाद हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी में क्या संबंध होता है। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है और जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम ई है और उसकी त्रिज्या आर ई है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को अगर मान लीजिए इस पृथ्वी का एक समान घनत्व रो है तो पृथ्वी के द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं एम ई इजकल टू 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। रो पृथ्वी का घनत्व है, एक समान घनत्व है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। और किसी स्फीयर का, एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो होती है उसकी त्रिज्या है। हम यहाँ पे पृथ्वी का आयतन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई क्यूब, जहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है। बच्चों हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी बहुत सारे सकेंद्रीय खोखले गोले से मिलके बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ये खोखले गोलों से मिलके बनी है, जिसका सबसे छोटा गोला इसके केंद्र पे होगा और सबसे बड़ा जो गोला होगा इसकी सतह पे होगा। बच्चों हमने आपको बताया था कि जब किसी खोखले गोले के बाहर अगर कोई बिंदु है और उस पे हम जानना चाहते हैं कि उस दूसरे द्रव्य, उस खोखले गोले के द्वारा उस बिंदु पे स्थित किसी m द्रव्यमान के पिंड पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो हम ये मानते हैं कि उस खोखले गोले का जो द्रव्यमान है उसकी केंद्र पे होता है। हम यहाँ पे भी चूंकि सकेंद्रीय सारे गोले हैं तो हम ये मान सकते हैं कि जो पूरे जो द्रव्यमान होगा उसके सेंटर O पे स्थित होगा। मान लीजिए कि कोई बिंदु P है पृथ्वी के अंदर और वहां पे एक m द्रव्यमान की कोई पिंड है, बिंदु द्रव्यमान है, जिसपे हमें पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करनी है। अब अगर हम इस बिंदु द्रव्यमान जो m है जो कि P बिंदु पे स्थित है और हम ये मान लें कि सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, इस r त्रिज्या का अगर एक हम गोला खींचेंगे और जो इस गोले के बाहर जितने भी ये सकेंद्रीय गोला होगा उसके कारण इस बिंदु P पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि कोई अगर खोखला गोला है उसके अंदर कोई बिंदु द्रव्यमान है तो उस पे उस खोखले गोले के द्वारा कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। इसको हमने पहले ही बताया है। तो बच्चों तो जो भी इस बिंदु P पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ये जो r त्रिज्या का ये गोला है उसी के कारण लगेगा। तो हम ये जान लें कि इस r त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान क्या होगा। मान लीजिए वो हो गया m r और हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, क्योंकि रो
एक समान घनत्व है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब इस बिंदु द्रव्यमान m पर इस गोले के इस पृथ्वी के भाग के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, उसको हम लिखें तो F इक्वल टू कैपिटल G mr इंटू m अपान r स्क्वायर। और इसको हम यहाँ से देखिए mr की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा कैपिटल G m अपान r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। अब यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि 4/3 पाई रो इक्वल टू m e अपान r e क्यूब। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कैपिटल G m, यहाँ से देखिए r स्क्वायर r क्यूब अगर हम बाहर लिख दें, और यहाँ पे 4/3 रो बचेगा 4/3 पाई इंटू रो, और इसको हम लिख सकते हैं G स्मॉल m r, और 4/3 पाई रो की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल M E अपान r e क्यूब यहाँ से, और इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कि F इक्वल टू कैपिटल G M E इंटू m अपान r e क्यूब इंटू r। अब हम ये मान लें कि यदि ये जो m द्रव्यमान का पिंड है वो पृथ्वी के सतह पे हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा r e, और वहाँ से हमें प्राप्त होगा F इक्वल टू कैपिटल G m e m अपान r e क्यूब इंटू r e, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा F इक्वल टू कैपिटल G m e m अपान r e स्क्वायर। बच्चों अब इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर सतह पे कोई बिंदु अरपिंड m द्रव्यमान का पिंड है तो उस पे एक त्वरण लगेगा, वो एक त्वरण का अनुभव करेगा, और न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा द्रव्यमान। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण G है तो ये हो जाएगा F/m, और ये आ जाएगा कैपिटल G m e अपान r e स्क्वायर। यहाँ से हम गुरुत्वीय त्वरण G की वैल्यू देखते हैं और देखते हैं कि G और कैपिटल G में क्या संबंध है। तो G इक्वल टू कैपिटल G m e अपान r e स्क्वायर। बच्चों आइए हम यहाँ से देखते हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना कैसे की जाएगी। तो अभी हमने निकाला स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m e अपान r e स्क्वायर। यहाँ से अगर हम पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m e इक्वल टू स्मॉल g r e स्क्वायर अपान कैपिटल G, जहाँ पे r e पृथ्वी की त्रिज्या है और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पृथ्वी की त्रिज्या r इक्वल टू 6.37 इंटू 10⁶ है। तो अगर इसकी हम वैल्यू रखते हैं 9.8 इंटू 6.37 इंटू 10⁶ स्क्वायर अपान कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 6.0 इंटू 10⁻24 kg। ये लगभग इतनी वैल्यू आती है पृथ्वी के द्रव्यमान की अगर गणना की जाए तो ये वैल्यू आएगी 6.0 इंटू 10⁻24 kg। तो बच्चों ये तो पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना हो गई। बच्चों आइए हम देखते हैं पृथ्वी का घनत्व क्या होगा। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब जो कि आयतन है, और रो क्या है, पृथ्वी का घनत्व। तो यहाँ से अभी हमने m की वैल्यू निकाली थी स्मॉल g कैपिटल r e स्क्वायर अपान कैपिटल G इक्वल टू 4/3 पाई r e क्यूब इंटू रो। तो यहाँ से जब आप देखेंगे रो की वैल्यू यहाँ से आप निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू स्मॉल g r e स्क्वायर अपान 4/3
पाई आर ई क्यू। तो यहाँ से आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4 जी पाई आर ई इंटू जी। तो ये रो की वैल्यू होगी। अब फिर हम यहाँ पे जी इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखें, आर ई की वैल्यू, पृथ्वी की त्रिज्या की वैल्यू और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो पृथ्वी का जो घनत्व आएगा लगभग 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, इतना लगभग आएगा। बच्चों आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित किसी m द्रव्यमान के बिंदु द्रव्यमान के जो ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। मान लीजिए पृथ्वी की जो द्रव्यमान है m है और पृथ्वी की त्रिज्या r है और कोई m द्रव्यमान का पिंड है जो कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है। चूंकि हम ये मानते हैं कि पृथ्वी का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र पे स्थित है तो केंद्र से इस पिंड की दूरी क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं r e प्लस h। इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच। अब दो पिंड हो गए, एक तो पृथ्वी और ये m द्रव्यमान का जो बिंदु द्रव्यमान पिंड है, उनके बीच की दूरी आर ई प्लस एच है। तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, मान लीजिए वो हो गया एफ एच और एफ एच को हम लिख सकते हैं एम ई इंटू, माफ करिएगा, एफ एच को हम लिख सकते हैं जी एम ई एम अपान जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम आर ई को कॉमन कर लें, हम इसको लिख सकते हैं जी एम ई एम और जब आर ई बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 प्लस एच अपान आर ई का स्क्वायर। अब m द्रव्यमान के पिंड पे मान लीजिए कि त्वरण उसमें जो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा है वो है g डैश, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जी एच इक्वल टू एफ एच अपान एम और ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए m अगर इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपान आर ई टू पावर -2। बच्चों h की वैल्यू पृथ्वी से जो पिंड की ऊंचाई है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत ही कम है। तो जो h अपान आर ई की जो वैल्यू होगी, h अपान आर ई की वैल्यू वो बहुत ही, h अपान आर ई की वैल्यू बहुत ही कम होगी 1 से। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे और लिख सकते हैं कि जी एच इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 - 2h अपान आर ई। बच्चों जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर अभी हमने निकाला था कि पृथ्वी के सतह पे जो त्वरण है उसकी वैल्यू आई थी स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपान आर स्क्वायर। सिंस स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं जी एच की वैल्यू हो जाएगी जी एच इक्वल टू जी 1 - 2h अपान आर ई। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की दूरी ऊंचाई पृथ्वी से बढ़ती जाएगी तो उस पे लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसकी वैल्यू कम होती जाती है। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं भी इस एक्सप्रेशन में m पे डिपेंडेंसी नहीं है जी की, अर्थात जो पिंड का मास है उस पे जी डिपेंड नहीं करता है। किसी भी द्रव्यमान की अगर पिंड है और वो एक साथ अगर निर्वात में फ्री फॉलिंग हो रही है पृथ्वी की तरफ, तो उस पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा एक समान होगा। आइए हम देखते हैं पृथ्वी तल से नीचे जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का एक पिंड है यहाँ P पे और
इसका द्रव्यमान m है और जो पृथ्वी की सतह से d गहराई नीचे तक है। अब चूंकि पृथ्वी का जो घनत्व है वो मान लीजिए ρ है, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व के टर्म में हम लिख सकते हैं me = 4/3 पाई re³ इंटू रो। re क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। अब ये d डिस्टेंस नीचे आया है, तो यहाँ सेंटर से इस बिंदु की जो दूरी होगी, ये बिंदु द्रव्यमान की, वो क्या हो जाएगी? यहाँ देखिए re - d, और इस re - d का अगर हम एक गोला कंसीडर करें, एक स्फीयर, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसको हम लिख सकते हैं ms = 4/3 पाई re - d³ इंटू रो। यहाँ से हम लिख सकते हैं ms/me = आप देखिए तो हो जाएगा 4/3 पाई re - d³ इंटू रो, और यहाँ पे me की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई re³ इंटू रो। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि जो ms/me की वैल्यू आती है वो होती है re - d³ और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ms = re - d³ इंटू me। अब कोई re - d डिस्टेंस में पृथ्वी के केंद्र से एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, तो उस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? उसको हम लिख सकते हैं Fd = G ms इंटू m अपान re - d²। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें, तो इक्वेशन नंबर 1 से ms की वैल्यू पुट करें तो इसको हम लिख सकते हैं G m अपान re - d², और यहाँ पे हम ms की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा re - d³ अपान re³ इंटू me। यहाँ से देखिए ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा G m अपान re³ और यहाँ पे आएगा re - d। यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं इसको Fd अपान m = G me अपान re³ और यहाँ से re कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा re और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - d/re, और यहाँ से हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं Fd/m को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेक्षित त्वरण gd है तो उसको लिख सकते हैं gd, और यहाँ से हो जाएगा एक re इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा G me अपान re² और यहाँ पे हो जाएगा 1 - d अपान re। बच्चों यहाँ से Gme अपान re² क्या होगा? स्मॉल g, जो कि सतह पे गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? स्मॉल g। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा ये हो जाएगा, जब Gme अपान re² की जगह हम स्मॉल g लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं Gd = G 1 - d/re। अर्थात इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि जब भी कोई पिंड पृथ्वी के अंदर जाएगा तो भी उस पे गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कम होती जाएगी। बच्चों देखिए, पृथ्वी तल पर G का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका दो कारण है। पहला, पृथ्वी की आकृति।
ये देखिए पृथ्वी की जो ये विषुवत रेखा पे जो त्रिज्या होती है वो ध्रुवों की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। और अभी हमने देखा कि स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। चूंकि विषुवत रेखा पे त्रिज्या अधिक है इसलिए ये जब आर ई अधिक होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, इसलिए इसकी आकृति के कारण पृथ्वी की विषुवत रेखा पर त्रिज्या पृथ्वी पे विषुवत रेखा पे जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान है कम होता है जबकि ध्रुवों पे अधिक होता है। दूसरा कारण है कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, रोटेट कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो पृथ्वी पे उपस्थित सभी जो पिंड हैं हम ये मान सकते हैं कि वो भी वृत्तीय गति में होंगे। और हमें ये पता है कि वृत्तीय पथ पर घूमने वाली वस्तु में वृत्त के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र त्वरण होता है और यह त्वरण उस गुरुत्वीय त्वरण से ही लिया जाता है। अतः जी का जो प्रेक्षित मान होगा वो उस मान से कम होगा जो पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन की अनुपस्थिति में पृथ्वी तल के प्रत्येक बिंदु पर होता है। आइए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है, RE है। यह अपनी अक्ष NS पे रोटेट कर रहा है और इस पे लैम्डा अक्षांश कोण पे एक बिंदु द्रव्यमान P है जिसपे हमें घूर्णन के कारण उस पे प्रेक्षित जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू देखनी है कि वहां पे क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है तो यहाँ पे जो ये पिंड होगा वो भी ऐसे रोटेट करेगा। तो इसके रोटेशन के द्वारा जो ये वृत्त बना, मान लीजिए उसकी ये जो त्रिज्या है ये स्मॉल r है, ये क्या है r है, और ये चूंकि ये स्मॉल r है और ये अक्षांश कोण लैम्डा है तो ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा होगा। यहाँ से r त्रिज्या का ये वृत्त पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो आउटवर्ड एफ इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए ये स्मॉल r है और यहाँ पे एंगल लैम्डा है, तो हम इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू r कॉस लैम्डा। अब इस बिंदु पे जो पृथ्वी का इस बिंदु पे जो बिंदु द्रव्यमान का जो भार होगा mg वो केंद्र की ओर होगा mg, और इसके mg और यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, इसका हम एक घटक लें तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा। इसका हम क्षैतिज घटक लिए चूंकि ये जो mg और इसके इनवर्ड डायरेक्शन में है और आउटवर्ड डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा इस पे फोर्स लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स इस पे लगेगा मान लीजिए कि वो है F डैश, और उस वहाँ पे उस फोर्स के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण है मान लीजिए G डैश है, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं mg डैश इक्वल टू mg माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा, और r की वैल्यू अभी क्या आई है, r e कॉस लैम्डा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r e कॉस लैम्डा, ये हो जाएगा इनटू कॉस लैम्डा। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये वैल्यू देखिए आ जाएगी mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r e कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये हो गई mg डैश की। और यहाँ से हम देखेंगे g डैश की वैल्यू आएगी g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो बच्चों इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अर्थात विषुवत रेखा पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू अगर बढ़ती जाए तो कॉस की वैल्यू कम होती है और जी डैश वैल्यू ध्रुव पे मैक्सिमम होगी। बच्चों आइए इसको समझते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण P पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, G डैश इक्वल टू G माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अभी हमने देखा विषुवत रेखा पे लैम्डा की वैल्यू 0 होती है और तब ये कॉस लैम्डा के लिए कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कॉस लैम्डा इक्वल टू कॉस 0 और इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जब इसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा,
ये देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। इसलिए जी डैश की वैल्यू उस विषुवत रेखा पे न्यूनतम होती है। और जब हम ध्रुवों पे जाते हैं तो ध्रुवों के लिए ये जो अक्षांश कोण है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और cos लैम्डा इक्वल टू cos 90 डिग्री होगा अर्थात 0 होगा। तो उस केस में जी डैश की वैल्यू जी होगी और वहाँ पे अधिकतम होगा। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार विषुवत रेखा पे पृथ्वी के रोटेशन के कारण भी वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कम होता है जबकि ध्रुवों पे अधिकतम होता है। अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा? रोटेट करना बंद कर देगी तो ध्रुवों पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा गुरुत्वीय त्वरण जी में, लेकिन विषुवत रेखा पे ये बढ़ जाएगी, वहां पे उसकी जी डैश की वैल्यू। बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग को आज का ये भाग समझ में आया होगा। हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जो बताया वो समझ में आया होगा। तो आप उससे संबंधित ये प्रश्न नोट कर लें और इससे संबंधित जो भी टेक्स्ट बुक में होगा आप उसको घर पे सॉल्व करिए। अगले भाग में हम आपको गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और पलायन वेग के बारे में बताएंगे। थैंक यू।